हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंदर टॉपिक रहेगा हमारा विराम चिन्ह। इससे पहले हमने कारक और समास वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तत्पुरुष समास के उपभेद हमारे बचे हुए थे। तो पहले हैं हमारे तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के उपभेद। उनका तत्पुरुष समास के उपभेद जो है वो होते हैं चार, और इन चार उपभेद में एक होता है हमारा नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष में सामासिक पद, सामासिक सामासिक पद में सामासिक पद में या अन या अन उपसर्ग का प्रयोग, या अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। समास वगैरह करते समय समास वगैरह समास वगैरह करते समय सामासिक पद से पहले, सामासिक पद से पहले न का प्रयोग, न का प्रयोग, न का प्रयोग न का प्रयोग किया जाता है। न का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं। ए ज्ञान, यहाँ ज्ञान नहीं। ए विवेक, जहाँ विवेक नहीं। अनुचित, जो उचित नहीं है। अनश्व, जो घोड़ा नहीं है। अनधिकार, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? न ब्राह्मण, न ज्ञान, न विवेक, न उचित, न अशुभ, और न अधिकार। तो ये क्या हो गया जी? आपका ये सामासिक पद है, ये समास विग्रह। इसको हम क्या कह रहे हैं? इनको कह रहे हैं हम सामासिक पद, अर्थात समास वाले पद। और ये है हमारे समास विग्रह। इसको क्या कह रहे हैं? समास
विग्रह। तो समास विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? न। तो इसको क्या बोलते हैं हम? न तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान रखना। जी जी। जी जी, वेरी गुड। तो यहां पर हिंदी की बात करो जी। तो हिंदी में कोई दिक्कत हो तो अपना डाउट क्लियर आप कीजिए, और यहां तक ये कंडीशन समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट के कीजिए। तत्पुरुष समास के उपभेद की बात कर रहे हैं। जो भेदों का भेद होता है वो उपभेद कहलाता है। आप अपने दादा दादी के उपभेद हो और माता पिता के भेद हो। तो यहां पर ये है नए तत्पुरुष समास। अगर वो ऑप्शन में देता है आपको ये, और इस तरह से कोई एग्जाम्पल आपको देता है जिसमें या तो ए उपसर्ग का प्रयोग हो या अन उपसर्ग का प्रयोग हो, तो नए तत्पुरुष का होगा। अगर वो ऑप्शन में नए तत्पुरुष नहीं देता है तो फिर ये सारे के सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के होंगे। क्योंकि अव्ययी भाव समास में हम शब्द के आरंभ में प्रारंभ में किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर जब तक ऑप्शन में नए तत्पुरुष है, सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? नए तत्पुरुष के। ठीक है। इससे पहले जो भी टॉपिक आपने पढ़े उसमें भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लेना। इसके बाद करते हैं इसके दूसरे भेद की बात। इसका दूसरा भेद है प्रादि या गतिक तत्पुरुष। प्रादि या गतिक तत्पुरुष कहाँ होगा जी? प्रादि या गतिक तत्पुरुष जिस शब्द के प्रारंभ में पर सु उपसर्ग लगाओ। तो यहां पर जैसे प्रकाश, प्रवेश, प्रहार, परक्रम, सुपुत्र, सुपात्र, कुपुत्र और कुमार्ग, ये सब क्या हो गए जी? हमारे प्रादि या गतिक तत्व। इसमें भी क्या है? इसके बाद बात करते हैं तीसरा, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष जहां सामासिक पद में जिस सामासिक पद में जिस सामासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता दूसरे पद का कोई अर्थ, जिस सामासिक पद में दूसरे पद का कोई अर्थ ना हो, जिस सामासिक पद में दूसरे पद का कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाता है? जिस सामासिक पद में दूसरे पद का कोई अर्थ ना हो, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, चर्मकार। कुंभकार, स्वर्णकार, चर्मकार
लोहा। तो इसमें जो बाद वाला हमारा शब्द है ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपपद। उप का मतलब होता है समीप, यानी कि जब समीप वाले पद का कोई अर्थ नहीं होता तो क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष। ऑप्शन में उपपद तत्पुरुष अगर नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल कर्मधारय के। ऑप्शन में अगर प्रादि या गतिक तत्पुरुष नहीं है तो ये सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक ऑप्शन में प्रादि या गतिक तत्पुरुष है और इनमें या तो पर का प्रयोग हुआ है, सु का या कु का, तो ये प्रादि या गतिक कहलाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये सारे एग्जाम्पल आपके अव्ययी भाव के होंगे और ये सारे एग्जाम्पल आपके कर्मधारय समास के होंगे। इसके बाद है फोर्थ। तो फोर्थ है जी हमारा अल्लूक तत्पुरुष। फोर्थ क्या है? अल्लूक तत्पुरुष समास। अल्लूक तत्पुरुष समास जिस सामासिक पद का या जहां समास विग्रह करने पर, जहां समास विग्रह जहां समास विग्रह करने पर विभक्ति अर्थात जहां समास विग्रह करने पर विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह, विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह छिपे न रहे, प्रकट हो जाए, तो क्या कहलाता है? अल्लूक तत्पुरुष समास। जैसे युधिष्ठिर, वाचस्पति, बृहस्पति, चेचर और नवचर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए? अल्लूक तत्पुरुष समास। क्लियर है जी? ये सेम हिंदी है जी हर जगह। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, हर जगह हिंदी की ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने ही हैं। जी केवल समास या केवल तत्पुरुष समास संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हिंदी में होते हैं वो आपके सामने। तो यहां क्या करोगे? युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, वाणी का स्वामी वाचस्पति, इसमें भी का प्रयोग, आसमान में विचरण करने वाला, आसमान में नभ में घूमने वाला, तो इसमें में का प्रयोग हो गया। तो इसमें जब में का प्रयोग हुआ तो ये क्या है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी अर्थात अधिकरण। इसमें क्या है? ये षष्ठी अर्थात संबंध, ये भी षष्ठी अर्थात संबंध, और ये क्या है? ये सप्तमी है। ये भी क्या है? ये भी सप्तमी।
क्लियर। तो ये क्या कहलाएंगे, अल्लूक तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, अगर ये चीज क्लियर हो गई हो विराम चिन्ह पर। विराम चिन्ह, तो यहां पे विराम का शाब्दिक अर्थ, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठहराव, रुकना, आराम और विश्राम। दूसरा है चिन्ह। चिन्ह का शाब्दिक अर्थ, चिन्ह का शाब्दिक अर्थ, तो चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रतीक, निशान, प्रतीक, निशान, संकेत और पहचान। पहचान। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या है जी, उच्चारण करते समय या बोलते समय, बोलते समय, बोलते समय जहां हम, बोलते समय, बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा रुकते हैं तो लिखते समय, लिखते समय उनके स्थान पर, लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं, लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए, तो लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा रुकते हैं तो लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं विराम चिन्ह। उन्हें विराम चिन्ह, उन्हें विराम चिन्ह, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत, रोको मत जाने दो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाए आपके, रोको अर्थात जाने नहीं देना है, रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो अर्थात छोड़ दो। सेम शब्दों के साथ अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने पर यहाँ पर अर्थ में अंतर आ जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। शाब्दिक अर्थ जहां इसका ठहराव, रुकना, आराम, विश्राम था, चिन्ह का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, निशान, संकेत और पहचान था। तो बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा रुकते हैं अर्थात ठहराव लेते हैं, तो लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग स्थान पर क्या लगाया, विराम चिन्ह। इसके बाद
कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? एक विराम चिन्ह होता है हमारा अल्प विराम। तो ये जो अल्प विराम का चिन्ह है वो है हमारा ये वाला। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थोड़े ठहराव के लिए। थोड़े ठहराव के लिए समान आधार वाले शब्दों में, समान आधार वाले शब्दों के साथ, समान आधार वाले शब्दों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चार भाई थे, तो हमने यहाँ किसका प्रयोग किया? राम का, लक्ष्मण का, भरत का और शत्रुघ्न। दूसरा हो गया हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह होता है हमारा ये। अल्प विराम से अल्प विराम से अल्प विराम से दुगना समय जहां अल्प विराम से दुगना समय जहां लगता हो। अल्प विराम से दुगना समय जहां लगता हो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम से दुगना समय जहां लगता हो दूसरा वाक्यांश के साथ, वाक्यांश या उपवाक्य के साथ अर्धविराम का प्रयोग, अर्धविराम का प्रयोग। वाक्यांश, उपवाक्य के साथ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। तो गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, इसमें हमने यहाँ पे प्रयोग किया। और ये गांधी जी ने कहा, ये क्या है? उपवाक्य। ऐसे ही दूसरा लो, उसने कहा वह कल घर नहीं आएगा। उसने कहा वह कल घर नहीं आएगा। तो ये क्या है जी? तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है जी आपका? गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, उसने कहा वह कल घर नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाया? आपका अर्धविराम। ठीक है, तो ये आपका अल्प विराम है और ये क्या है जी? आपका अर्धविराम। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो जहां हम थोड़ा ठहराव लेंगे तो थोड़ा ठहराव, तो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम। और जहां आधा विराम लेंगे
जहां अर्ध मतलब आधा, जहां आधा ठहराव लेंगे। किससे आधा ठहराव? पूर्ण विराम से आधा, ठीक है, अल्प विराम से दोगुना, ठीक है जी। तो वो क्या कहलाता है? हमारा अर्ध विराम। यहां तक चीजें क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह। उप विराम चिन्ह। और ये क्या होता है जी? ये होता है हमारा यहाँ पर अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह। कहाँ होगा जी अपूर्ण विराम? पूजा, अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह शीर्षक के साथ, शीर्षक के साथ इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है। शीर्षक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से, अल्प विराम से 3 गुना, अल्प विराम से 3 गुना समय, अल्प विराम से 3 गुना समय लगता है। अल्प विराम से 3 गुना समय लगता है। प्रयोग जैसे गदर एक प्रेम कथा, कालिदास एक दार्शनिक, या कालिदास एक कवि। दहेज एक सामाजिक बुराई। आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गदर, कालिदास, दहेज, आतंकवाद, या फिर यहाँ पे हम कहे भारत एक खोज, भारत एक खोज, भारत एक खोज। तो ये सब क्या है? ये जो हमने प्रयोग किए हैं, जो विसर्ग की तरह का होता है, जो यहाँ पास में लगता है और एक टाइटल के रूप में, इनको हम शीर्षक कहते हैं। तो आपने देखा होगा हिंदी में जब एस्से लिखने को आता है तो एस्से में जो हम टाइटल का प्रयोग करते हैं उसमें भी इस उपविराम अर्थात अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई, शीर्षक के साथ किसका प्रयोग होगा? अपूर्ण विराम का। अल्प विराम से 3 गुना समय किसमें लगता है? अपूर्ण विराम में। जैसे एक ऐसे नहीं बोलेंगे गदर एक प्रेम कथा, गदर रुकेंगे फिर एक प्रेम कथा, कालिदास एक कवि, दहेज एक सामाजिक बुराई या दहेज सामाजिक बुराई, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या, भारत एक खोज। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी हम
यहां पे प्रयोग करेंगे एक सामाजिक बुराई। कितने हो गए जी? 3। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा पूर्ण विराम। तो ये कहाँ है जी पूर्ण विराम? वाक्य या कथन, वाक्य या कथन की, वाक्य या कथन की पूर्ण समाप्ति के बाद, कथन की पूर्ण समाप्ति समाप्ति के बाद वाक्य के अंत में, वाक्य कथन की पूर्ण समाप्ति के बाद वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य कथन की पूर्ण समाप्ति के बाद वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से 4 गुना समय, अल्प विराम से 4 गुना समय, अल्प विराम से 4 गुना समय लगता है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो यहां जाता है के बाद में हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। छंदों में इसका प्रयोग हम 2 रूप में करते हैं। छंदों में पूर्ण विराम, छंदों में पूर्ण विराम, छंदों में पूर्ण विराम का प्रयोग 2 रूपों में, 2 रूपों में, एक ये और एक ये। जो दूसरा चरण होता है उसमें लगेंगे, और जो चौथा चरण होता है उसके बाद में हम इसका प्रयोग। तो ये हो गया जी आपका पूर्ण विराम। 5वें पे आ जाओ जी। 5वां है हमारा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसमें एक होता है हमारा इकरा, इकरा ये वाला, और एक होता है दुकरा, ये वाला दुकरा। इकरा और दुकरा चिन्ह, ठीक है जी। इकरा चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे पहले हम इसी के लिए करेंगे। इकरा ये वाला, इकरा चिन्ह का, इकरा चिन्ह का प्रयोग, इकरा चिन्ह का प्रयोग अज्ञात कथन, अज्ञात कथन के साथ होता है। कोई कथन है जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है जी। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग इस रूप में, ठीक है, क्योंकि ये अज्ञात कथन, ये कथन किसने कहा ये आज तक किसी को नहीं पता,
तो अज्ञात कथन के साथ में इकरा चिन्ह का प्रयोग। दूसरा, उपनाम, उपाधि, पुस्तक व लेखक के नाम के साथ। तो नाम के साथ, ये भी क्या था जी आपका, ये अज्ञात कथन था। उपनाम, उपाधि, पुस्तक व लेखक के नाम के साथ। कैसे? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक ग्रंथ लिखा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, अब निराला जी क्या है जी, यहाँ उपनाम है। नए पत्ते क्या है जी, यहाँ कविता है। नए पत्ते नामक कविता लिख। तो यहाँ पे आप कहाँ प्रयोग करोगे, नए पत्ते में, क्योंकि ये यहाँ पे कविता का नाम है। तो किसी भी कविता के नाम, पुस्तक के नाम, लेखक के नाम के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है जी आपका उपनाम। ऐसे ही फिर यहाँ पे दूसरा लो, प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। तो ये गोदान क्या है जी, ग्रंथ, पुस्तक का नाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है। तो ये नेपोलियन क्या है जी, यहाँ पे उपनाम। ये यहाँ पे नेपोलियन ने समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई। तो ये आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है जी, ये दूसरी और ये तीसरी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला यहाँ उपनाम है। तो उपनाम के साथ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इकरा चिन्ह का। यहाँ गोदान क्या है, पुस्तक का नाम है। यहाँ नेपोलियन क्या है, उपाधि किसकी, समुद्रगुप्त, जो कि चक्रवर्ती सम्राट को दी जाती है। तो इसी वजह उपाधि के साथ, ग्रंथों के साथ, पुस्तकों के नामों के साथ, उपनाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इकरा चिन्ह। एक लगाएंगे तो इकरा, और दो लगाएंगे तो ये हो जाएगा दुकरा चिन्ह। क्लियर? इसको अवतरण या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद आ जाओ जी दुकरा चिन्ह। दुकरा चिन्ह, तो दुकरा चिन्ह कहाँ होगा, दो चिन्ह लगेंगे। दुकरा चिन्ह में दो चिन्ह का प्रयोग। प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, राजनेता के कथन के साथ। तो प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, राजनेता के कथन के साथ में। दूसरा, ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य, महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सूक्ति, ध्येय वाक्य महत्वपूर्ण सूक्ति, ज्ञात कथन, ज्ञात कथन के साथ, जैसे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये क्या हो गया जी, महर्षि दयानंद। किसने कहा था जी? महर्षि दयानंद, इसलिए दूसरा चिन्ह आएगा। ठीक है, नारों के साथ में, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा जी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम? दूसरा चिन्ह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्येय वाक्य क्या है जी? ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। कोई भी संस्था है, संगठन है, उसका कोई ना कोई ध्येय वाक्य है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य निष्ठा धरतीम सत्यम है, कैरियरविल का ध्येय वाक्य है सिलेक्शन मतलब कैरियरविल। तो इसमें क्या करेंगे हम? दूसरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? दूसरा चिन्ह। ये नारे हैं, तो जितने भी ध्येय वाक्य हैं, महत्वपूर्ण सूक्ति हो, महत्वपूर्ण सूक्ति मतलब कोटेशन, नारे या ज्ञात कथन, उन सब। अब ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये किसने कहा? वेदों की ओर लौटो। तो इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे जितने भी नारे, जितने भी ध्येय वाक्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञात कथन और नारों के साथ में, ज्ञात कथन और नारों के साथ में, ज्ञात कथन नारे के साथ, कोई भी नारे हो। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, ये भी नारा है। इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दूसरा चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद कितने हो गए जी हमारे? 5। छठा आ जाओ जी। छठा है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह कहाँ होगा? विलोम शब्दों के साथ, विलोम शब्द के साथ। दूसरा, शब्द की आवर्ती या अर्धावर्ती में, शब्द की आवर्ती या अर्धावर्ती, शब्द की आवर्ती या अर्धावर्ती के साथ, शब्द की आवर्ती या अर्धावर्ती के साथ, आवर्ती या अर्धावर्ती के साथ, या अर्धावर्ती के साथ। इसके बाद संयुक्त क्रिया के साथ, संयुक्त क्रिया के साथ, सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ, सार्थक
निरर्थक सार्थक निरर्थक शब्दों के सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ सामासिक पदों में सामासिक पदों के साथ कैसे प्रयोग करेंगे ये भी विलोम शब्द लाभ हानि सुख और दुख दिन और रात। तो ये जो चिन्ह हम लगा रहे हैं ना, इसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं, संयोजन चिन्ह कहते हैं। शब्द की आवर्ती राम राम, अर्ध आवर्ती चाय वाय कपड़ा वपड़ा रोटी वोटी, संयुक्त क्रिया देना लेना दे देना ले लेना, पढ़ना लिखना। सार्थक निरर्थक शब्द कपड़ा वपड़ा धागा वागा, इनको अर्धावर्ती भी बोलते हैं। सामासिक पद में राम लक्ष्मण माता पिता गुरु और शिष्य। बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे जो हैं राम लक्ष्मण माता पिता गुरु शिष्य हैं, ये सब क्या है? सामासिक पद है। और सामासिक पद कौन सा है? द्वंद्व समास, ये पढ़ चुके हो आप, ठीक है जी। सार्थक निरर्थक कपड़ा वपड़ा, तो इसमें सार्थक है, ये निरर्थक शब्द है। पानी वानी सार्थक निरर्थक। देना लेना संयुक्त क्रिया, दे देना ले लेना, पढ़ना लिखना नहाना धोना सब संयुक्त क्रिया। जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त हो, संयुक्त क्रिया। तो वो पूछेगा आपसे योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है, तो आप कहोगे विलोम शब्दों में, शब्द की आवर्ती में, संयुक्त क्रिया में, सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ और सामासिक पदों के साथ किया जाता है। ठीक है, 6 हो गए। अब इसमें समय लगेगा नहीं, इसको करेंगे कंप्लीट। इसके बाद आ गया जी सातवां आ गया हमारा निर्देश या निर्देशन चिन्ह। निर्देश या निर्देशन चिन्ह, और वो चिन्ह हो गया आपका ये वाला, या कई बार तीर का निशान, या कई बार हैज, या कई बार @ का प्रयोग हम करते हैं। निर्देश या निर्देशन चिन्ह, ठीक है। दूसरा हो गया जी हमारा या निर्देशन चिन्ह लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे तू है और तू कुत्ता है कमीना है, तो यहाँ हमने बात छिपा ली। जो अमर्यादित शब्द होते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे? अश्लील, जिसको हम गाली भी कहते हैं, अश्लील, अमर्यादित, असभ्य, वचनों के साथ में लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। लोप का मतलब होता है छिपा लेना। लोप का मतलब क्या होता है? छिपा लेना। लांघव चिन्ह, कौन सा चिन्ह? लांघव। कैसे? डॉक्टर, प्रोफेशन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, BA, MA, इन सब में हमने किसका प्रयोग किया है? लांघव चिन्ह का। शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लांघव चिन्ह। त्रुटि पद,
कागपद, हंस पद, त्रुटिपद, कागपद, हंस पद, त्रुटिपद, कागपद, हंस पद, त्रुटिपद, कागपद, हंस पद, भूल सुधार, भूल सुधार चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह। तो विस्मरण चिन्ह त्रुटि पद क्या है जी, ये वाला है, ठीक है। कहां पे प्रयोग करेंगे, राजा दशरथ के 4 थे। अब यहां वो बोल गया कि 4 क्या थे, पुत्र, ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पुत्र लिख दें। राजा दशरथ के 4 थे, तो ये क्या हो गया आपका, पुत्र हो गया। तो त्रुटिपद, कागपद, हंसपद, भूल सुधार चिन्ह और विस्मरण चिन्ह क्या है, ये आपके, तो निर्देश या निर्देशन चिन्ह, लोप चिन्ह, लांघव चिन्ह, त्रुटिपद, कागपद, हंसपद, भूल सुधार और विस्मरण चिन्ह है। तो अगर कोई चीज छूट जाती है, गलत हो जाती है, तो उसको इस तरीके से ना रंग के, उसको काटा पीटी ना करके, वहां पे हम ये लेमड़े की आकृति का एक चिन्ह लगाते हैं। आमतौर पे आप इसको इस रूप में प्रयोग करते हो, लेकिन ये कोई चिन्ह होता ही नहीं, चिन्ह होता है लेमड़े की आकृति का। अगर ये नीचे लगा रहे हैं तो हम शब्द नीचे लिखेंगे, छूटा हुआ है गलत। ऊपर लगा रहे हैं तो फिर यहाँ शब्द ऊपर लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ जी 11, आवर्ती चिन्ह, आवर्ती या पुनरावर्ती, आवर्ती या पुनरावर्ती चिन्ह। ये वाला चिन्ह हमारा आवर्ती या पुनरावर्ती चिन्ह क्या है, कैसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहां लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 12वां चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक में हम छोटे कोष्टक और बड़े कोष्टक, छोटे कोष्टक में इसका प्रयोग करेंगे, बड़े कोष्टक में इसका प्रयोग करेंगे। छोटा कोष्टक क्या है जी, वाक्य में, वाक्य में शब्द का, शब्दों, वाक्य में शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ प्रकट, शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, वाक्य में शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने रात को मयंक, और यहां लिखेंगे चंद्रमा देखा। अब हमने ये जो मयंक का प्रयोग किया है किसी लड़के के लिए ना करके चंद्रमा के लिए आया, क्योंकि मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो वाक्य में शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए हम कोष्टक का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद 13वां, तो 13 क्या है जी, तो 13 है हमारा यहाँ तुल्यता, तुल्यता या बराबर का चिन्ह, इसको तुल्यता या बराबर का चिन्ह कहते हैं, ये वाला। जैसे शब्दार्थ प्रकट करने के लिए, शब्दार्थ प्रकट करने के
ली, इसका प्रयोग होता है। जैसे यहां लिख दिया सन्निधि, सन्निधि का अर्थ होता है अत्यंत निकटता। तो ये जो है हमारा चिन्ह क्या है, ये इसको बोलते हैं तुल्यता है, बराबर का चिन्ह। इसके बाद 13वां रेखांकित चिन्ह, रेखांकित चिन्ह। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब यहां पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि ये राजधानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। इसको रेखांकित कर दिया, इसको क्या कर दिया, रेखांकित। इसके बाद शिरोरेखा, इसको अधोरेखा भी बोलते हैं। रेखांकित चिन्ह या अधोरेखा, अधोरेखा चिन्ह, ये अध मतलब नीचे, इसको अधोरेखा चिन्ह भी बोलते हैं। इसके बाद शिरोरेखा, शिरोरेखा चिन्ह। जैसे हमने लिखा यहां नमक, यहां लिखा समय, तो इनके ऊपर जो हमने ये खींची है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, शिरोरेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, शिरोरेखा। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान चिन्ह क्या है, डैश डैश, ये वाला। इसके बाद 6 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला। इसके बाद विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह, ये वाला। ये कहाँ होता है प्रयोग, मनोविकार व मनोभावों के साथ, भाव के साथ। और ये कहाँ प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक शब्दों के साथ। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ठीक है, कब, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कहीं मनोविकार मनोभाव है, अब मनोविकार किसे कह रहे हैं, आश्चर्य को, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन, ये है जी। इसमें हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते, इन्हीं को हम मनोभाव भी कहते हैं, यही आपके मनोविकार भी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ 18, 18 नंबर क्या आएगा जी, विसर्ग चिन्ह। 19 हलंत चिन्ह। 20 अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह। 21 अर्धचंद बिंदु। 22 अर्धचंद। 'अर्धचंद चिन्ह', अर्धचंद चिन्ह।
23 नुक्ता या बिंदु तल। तो ये चिन्ह कौन कौन से हैं जी? ये भी विसर्ग का चिन्ह ये है, हलंत का चिन्ह ये है, अनुस्वार का ये है, अर्धचंद्र बिंदु ये है, अर्धचंद्र ये है और नुक्ता बिंदु तल ये। अब विसर्ग कहाँ प्रयोग हो रहा है? परातः में, पराय में, पुनः और अतः एवं। हलंत कहाँ प्रयोग हो रहा है? पाठ्य, मिट्टी, वरण और मूल्यवान। ठीक है जी, द्वारा, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार कहाँ प्रयोग हो रहा है? अंक, संख्या, मयंक, संस्कार और संस्कृति, ये वाले। अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु कहाँ है जी? अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होगा आंख, दांत, मुंह, गांव, चांद और अंधेरा। अर्धचंद्र का प्रयोग कहाँ होगा? कॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, कॉलेज, ऑफिस, हाफ, हॉकी, ऑक्सीजन, डॉक्टर। और इसका कहाँ प्रयोग होगा? कै के साथ में, कै के साथ में, गै के साथ में, जय के साथ में, फै के साथ। जैसे कैसे बन गया कमीना, कैसे बन गया ख्याल, यहाँ पे बिंदी होगी। गै से गजल और न से नजर, और ये क्या हो गया आपका? सफर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नुक्ता या बिंदु, ये थे जी आपके विराम चिन्ह जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट लीजिए। यहां तक चीजें क्लियर? कल फिर एक नया टॉपिक लेंगे। जी, पूजा शर्मा, बुक का नाम है सामान्य हिंदी क्लास नोट्स। ये वाली बुक है जी। ये सामान्य हिंदी, इसमें लिखा हुआ है क्लास नोट सामान्य हिंदी। ठीक है जी, केवल 21 दिनों में हिंदी सीखी। ये बुक कम नोट्स ज्यादा है, यानी कि बुक की शक्ल में जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं वो हैं आपके। अभी फ्लिपकार्ट पर 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल को इसके अंतर्गत भारी छूट दी जा रही है। इसमें कैरियर फेस्ट करके उनका प्यारे दोस्तों एक महोत्सव है फ्लिपकार्ट वालों का, जिसकी वजह से आपके घर तक ये जो बुक पहुंचेगी ये बिल्कुल फ्री में जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 32 तक अलग अलग चैप्टर हैं। हालांकि 29 चैप्टर हिंदी साहित्य है और उसमें हिंदी साहित्य में मैंने यहाँ 13 अलग अलग चैप्टर लिए। करने को तो मैं इन्हीं चैप्टर को शो कर सकता था, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओगे, अमेजोन से मत लेना, बुक अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। जैसे ही आप ये बुक डालोगे, यहाँ पे क्लास नोट सामान्य हिंदी अरुण सर,
या हिंदी बुक अरुण सर डालोगे तो अपने आप ऊपर आ जाएगी। पहले तो आपके फोन में इस फ्लिपकार्ट या अमेजोन का जो ऐप होता है एप्लीकेशन वो होना चाहिए। अगर आपके पास अमेजोन फ्लिपकार्ट का नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बुक को आप बुक कर सकते हो। दूसरी चीज, मेरा जो चैनल का नाम है वो है हिंदी बाई अरुण सर। तो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब जो चैनल है मेरा, उस पे भी आपको ये मिलेगी, हिंदी बाई अरुण सर, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब उसमें जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है उसके नीचे लिंक है दोनों का, फ्लिपकार्ट का भी लिंक है और अमेजोन का भी लिंक है। लेकिन आपको अभी इस महीने इस बुक को अगर परचेज करना है केवल और केवल फ्लिपकार्ट से, क्योंकि एक तो फ्लिपकार्ट इस पे लगभग 23 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में 50% डिस्काउंट देगा। फिलहाल इस पे 30% डिस्काउंट है। ऊपर से आपके घर पर ये जो बुक पहुंचेगी उसकी कोई कॉस्ट फ्लिपकार्ट नहीं लेगा। तो कैरियर फेस्ट करके प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 4 दिन का एक इनका महोत्सव है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मेगा, ठीक है, छूट के बहुत सारे ऑफर चलते हैं अलग अलग आइटमों पर। ऐसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये समय समय पर डिस्काउंट देते रहते हैं। तो यहाँ पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये इस तरीके से हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, इसमें हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, पूरे एक टॉपिक से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, उनके आंसर इसी के अंदर छिपे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आप इसको स्कैन करके भी इस बुक को ले सकते हैं। नहीं, फ्लिपकार्ट पे 24 से 48 घंटे के अंदर ये बुक आपके पास पहुंच जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 180 नहीं या 150 के आसपास बुक आएगी 23 से लेके, ठीक है, 26 तारीख तक। अभी भी 30% छूट के साथ ये मेरे ख्याल से 175 या 180 रुपया है, क्योंकि आपके घर पे पहुंचने की उसमें कॉस्ट जुड़ जाती है तो वो बात अलग है। अदरवाइज 150 रुपया में ही ये बुक होती है, ठीक है। तो जो भी उन्होंने दिया है फ्लिपकार्ट वालों ने ऑफर, उसका पूरा यूज आप करोगे और ये क्लास नोट्स आपको अपने पास जरूर रखने हैं। जैसे मैंने ये टॉपिक कराया है, तो ये जो टॉपिक मैंने कराया है यहाँ पर आपको ये हाथ से लिखे गए हैं, यहाँ पे समझाया गया है। अब इनको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ये बुक है, यही नोट्स आपके सारे A to Z हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आपने लाइफ में पहली बार पढ़ा है। ऐसे कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिन्ह का क्या है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बाद में फिर यहाँ अल्प विराम अर्ध विराम के बारे में, ठीक है, उसके बाद संबंधित जो यहाँ पे कोटेशंस आती है, जो यहाँ पे हमारे ये इसमें पूछा जाता है नियम इनके क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और फिर उसके तमाम एग्जाम। तो इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ना है कि अपूर्ण विराम का दूसरा नाम क्या है, उपविराम। तो आप लाइव क्लास ले रहे हो, ये तो सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे किसी भी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करने के लिए आपके पास उसके क्लास नोट्स होने चाहिए। यह तो आप खुद बनाओ, मेहनत करके पढ़ो। तो इसके बारे में जो बता रहे थे, ये कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के अंतर्गत जो भी यहाँ पे थ्योरी दी गई है वो आपके काम आएगी। हिंदी के सारे सेक्शन को ये कंप्लीट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, बैक पेज इसका ये है, इस पे प्राइस लिखा हुआ है 249, लेकिन अभी ये बुक प्यारे दोस्तों 175 रुपये में ही फ्लिपकार्ट पे आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट है। और 23 से लेके 26 अप्रैल को और डिस्काउंट आ जाएगा, 23 से 26 अप्रैल। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप मेरा चैनल खोलोगे उस पे भी इसका अपडेट आपको मिलेगा। फिलहाल आपको फ्लिपकार्ट से ही खरीदना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो अब दोबारा से, या फिर आप इसको स्कैन करोगे तो फ्लिपकार्ट का लिंक अपने आप आपको मिलेगा। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलेंगे एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ।